सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। इस मिसरे के मिज़दाक के खेलना भी है और खेलने भी नहीं देना। पीडीएम ने ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। पीडीएम, जी हां, पीडीएम जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल है, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप भी शामिल है और इन 3 जमातों के अलावा 8 अलग जमातें भी शामिल हैं, जो कि बड़ी तो नहीं है लेकिन जमातें बहरहाल जरूर हैं। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का असल मुद्दा है क्या। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यहां तक कह दिया है कि इस्तीफों का मामला बाद में हम लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद की बजाय पिंडी की जानिब भी हो सकता है। इसमें 2 बड़ी हिकायतें हैं, वो समझने की बात है, क्योंकि सियासत तो बहरहाल इसी का नाम है। जिस तरह कहा गया था कि हम इस्तीफे देंगे, अब यह कहा जा रहा है कि इस्तीफों का हदफ हासिल हो चुका। इस्तीफे लेने का कहा गया था, जो हम तक पहुंच गए हैं, हमारी मर्जी जब चाहे दे दें। और अब लॉन्ग मार्च की बात हो रही है और लॉन्ग मार्च में यह कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब भी हो सकता है और पिंडी की जानिब भी हो सकता है। तो पिंडी की अभी वजाहत नहीं की गई है कि क्या यह मार्च मुख्तदर इदारों के गेट नंबर 4 के बाहर होगा या पर पिंडी के किसी तीसरे शहरी दरवाजे के ऊपर जाकर किया जाएगा या धरना वहां जाकर दिया जाएगा। ये वो क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। और यह भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की लड़ाई आखिर है किससे और किसके लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है। पीडीएम अगर हुकूमत गिराना चाह रही है तो इस्तीफे दे देने चाहिए थे, और अगर हुकूमत गिराती है तो इन 11 जमातों में से एक इकलौता वजीर आजम का उम्मीदवार कौन हो सकता है। जरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एग्रेसिव पॉलिटिक्स के ऊपर नजर डालते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कॉन्विक्टेड हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो किसी काबिल नहीं कि पाकिस्तान आए और वजीर आजम बन सके। मियां शहबाज शरीफ साहब, नवाज लीग की बात हो रही है, वो जेल के अंदर हैं, केसेस भुगत रहे हैं, वो इस वक्त उम्मीदवार नहीं हो सकते। हमजा शहबाज शरीफ साहब केसेस भुगत रहे हैं, वो इस वक्त उम्मीदवार नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ साहिबा नाअहल करार दी जा चुकी हैं, वो उम्मीदवार नहीं हो सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब मेंबर कौमी असेंबली नहीं है, वो उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। तो बात जब हुकूमत बनाने की अगर हो सकती है तो फिर इन सब में से उम्मीदवार वजारत अज़्मा का कौन होगा। और इससे बड़ा सवाल यह है कि अगर बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी एज जो क्वालिफाई करती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वो उसकी हद पूरी नहीं हुई है, तो वो भी उम्मीदवार नहीं हो सकते। तो ये लड़ाई गवर्नमेंट बनाने की लड़ाई तो नजर नहीं आती है। ये लड़ाई अगर नजर आती है तो प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए रिलीफ लेने की लड़ाई समझ में आती है। और ये आम पाकिस्तान का कॉमन ह्यूमन बीइंग भी इस बात को समझ सकता है। इसके लिए कोई बड़ा तज्जियाकार होने की जरूरत नहीं है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #PDM एक्सपोज्ड। #PDM एक्सपोज्ड। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, खेलना भी है और खेलने भी नहीं देना। ऑन द डिबेट टुनाइट आज की नेशनल डिबेट में हमारे मेहमान खुसूसी सेनेटर डॉक्टर बाबर आवान साहब, वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर और सीनियर सियासतदान जनाब डॉक्टर बाबर आवान साहब आज की इस नशिस्त में 1-on-1 खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेडलाइन गुजर गई है, इस्तीफे नहीं आए हैं और आपकी गवर्नमेंट माशाल्लाह वैसे की वैसे है। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनके दिलों में ये बात चल रही थी कि हो सकता है, और रादर के जहनों में भी चल रही थी कि हो सकता है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए और पीडीएम कुछ ऐसा कर जाए कि जो अनएक्सेप्टेबल हो या अनएक्सेप्शनल किस्म की चीज़ आ जाए। अल्टीमेटम भी आ गया मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की बजाय अब पिंडी का भी रुख कर सकते हैं। तो जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इस्तीफे आने थे नहीं आए, डेडलाइन दी थी पूरी नहीं हो सकी, अब पिंडी जाने की बात कर रहे हैं। क्या मौलाना साहब और मरियम नवाज साहिबा ये दोनों किसी तरह की फेस सेविंग चाह रहे हैं डॉक्टर साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फारूकी साहब। सबसे पहले तो आपको और आपके बोल को और पूरे पाकिस्तान को मैं नए साल की मुबारक देना चाहता हूँ। और किसी ने कहा था कि फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। ऐ खुदा वतन में खैर के उजाले कायम रखना। और जो असल बात यह है कि खैर की खबरें और खैर के उजालों के साथ ये तुलू होने वाला जो साल है, इसके बारे में दूसरी दुआ ये की जा सकती है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया फारूकी साहब के जो ख़िज़ां रसीदा सियासत और अंधेरे फरोश थे, मैं ये दो लफ्ज़ों का इजाफ़ा अपनी जानिब से कर रहा हूँ, और उनका टाइम गुजर गया। इसलिए कि अगर आप देखें कि ये जो पिछले 3 महीने PDM, पहले इसका जन्म हुआ था और चौथे महीने में इसका विसाल हो गया, अब वो बार बार जगह बदल रहे हैं कि उनका स्वयं ऐसी जगह पे पड़ा जाए PDM का कि जहाँ कुछ लोग तो उसमें शरीक हो सकें। जब वो कहते हैं कि अब हम पिंडी जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डिवीज़न है इसके अंदर 2 पिंडी हैं, एक रावल पिंडी है और दूसरा पिंडी घेब है। और उन्होंने ये भी अभी नहीं बताया कि वो पिंडी घेब जाएंगे ज़िला अटक वाले में या ज़िला रावल पिंडी वाले पिंडी आएंगे। अच्छा, जो हुआ वो इस तरह से हुआ है। देखिए, इसके मरहले थे। पहला मरहला ये था कि वो गुजरांवाला में इकट्ठे हुए, नाकाम हुए। दूसरा मरहला ये था कि वो GB में जाके इकट्ठे हुए, वहाँ पे वो नाकाम हुए। और तीसरा और आखिरी मरहला, हतमी मरहला और फैसला कुन मरहला ये था कि इतनी बढ़के लगाने के बाद, गली गली में जाके रुलने के बाद, मिन्नतें, तरले, पैसे, सारा कुछ करने के बाद जब लाहौर का जलसा हुआ, तो मैं उस पर आपको 2 लाइनों का एनालिसिस देना चाहता हूँ। जो ये दोनों जलसे थे, पहला भी इनका मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मे था, दूसरा भी मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मे था। ये दोनों नाकाम हो गए। ये मैनेज नहीं कर सके लोगों को, इसलिए कि लोगों को पता है कि ये चोरी के पैसों के लिए और NRO के लिए जलसे हो रहे हैं, इसलिए लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी। जब तवज्जो नहीं दी तो इनके जो सिंध वाले इत्तेहादी थे, उनके कान तब खड़े हुए। जो लाहौर का जलसा जब नाकाम हुआ ना, गुजरांवाला में उन्होंने सोचा कि पता नहीं रात अंधेरी है और कुछ थे कुछ नहीं थे, क्या था जी। उसमें भी पहले तकरीर करके बिलावल साहब चले गए थे। फिर वो उन्होंने आंखें उठा के, कहते हैं ना एक मुहावरा है कि आंखें माथे पे रख लेना, उन्होंने माथे पे रख ली। अब जो वहाँ हमारे पास खबर है उसके मुताबिक पहले तो ये है कि वहाँ इन्होंने होटल के बजाय उनके घर में क़याम किया, 1 दिन से ज़्यादा क़याम किया। दूसरा ये बेहतरीन मिन्नत समाजत के सारे जो असबाब थे उनके ज़रिए से इन्होंने ये कोशिश की कि सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी किसी तरीके से उनके चकमे में आ जाए। और ये जो चकमा था वो सीधा साधा ये था। वो कह रहे थे कि या आप वज़ीर आज़म बन जाएं या मौलवी साहब को वज़ीर आज़म बना लें, हम नहीं बनते। वो कह इस तरह से रहे थे कि मेरा अब्बा वापस नहीं आएगा, भाई वापस नहीं आएंगे, मेरा बहनोई वापस नहीं आएगा, मेरा कज़न वापस नहीं आएगा, मेरे अब्बा का समधी वापस नहीं आएगा, आप वज़ीर आज़म बन। यानी इस तरह कि जिस तरह वज़ीर आज़म कोई 2 किलो उन्होंने खजूरें ख़रीदनी थी शिकारपुर से, तो कि जी मैंने नहीं लेनी, आप ले लें, इस तरह से बात कर रहे थे। तो वो फिर फारूकी साहब इस पे कौन आता। दूसरा पहलू इसका ये हुआ कि इन्होंने ये कहा कि हम इस्लामाबाद आने से पहले सारे इस्तीफ़े, और फिर मरियम साहिबा 3 की क्रेडिबिलिटी चली गई है। मरियम साहिबा की क्रेडिबिलिटी इस तरह से गई कि उन्होंने जलसे में बड़े ज़ोर दे के कहा, उनका जेठ था सजाद अवान साहब और दूसरा जो है वो साबिक डिप्टी स्पीकर थे, दोनों को कहा कि ये शेर हैं, और उनको कहा कि अगर वैसे भी इस्तीफ़े चले गए तो मैं तुमको कहती हूँ कि तुम शेरो, तुम पहाड़ हो मेरी वफ़ाओं के, और आप खड़े हो जाओ और जाके इस्तीफ़े मुंह पे मारो। जिस तरह लाहौर में कहा था ना, आर या पार, यहाँ इस्तीफ़े मुंह पे मारो। वो इस्तीफ़े उन्होंने मारे और इस्तीफ़ा मुंह पे रख के वो वापस आ गए, और शेर जो थे वो के सामने शेर हो गए। इनके पास इनकी जितनी क्रेडिबिलिटी थी वो ये 2 वाक़यात ने वो रुखसत कर दी। बिलावल साहब ने बड़े पुरजोश तरीके से ये कहा कि सिंध की गवर्नमेंट हम तैयार हैं कुर्बान करने के लिए। उनके अब्बा ने उनको क्या कहा, आप वो अगर देखें गौर से तो आपको पता लगेगा। उन्होंने कहा कि मुझे मत बताओ, मुझसे सीखो, मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है मैंने क्या करना है। उसका नतीजा ये निकला कि अब जो ताज़ा इजलास हुआ है, जो 5 से लेके 5.5-6 घंटे तक जारी रहा, उसमें भी कोई फैसला नहीं। यानी 3 महीने में इन्होंने 40 इजलास किए, उनका कोई फैसला नहीं वो कर सके। तो ये
इसको इख्तिताम और दफनाया जाना पीटीएम को कहना सियासी तौर पे ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। अब ये मौलवी साहब जो हैं जी। पिछली दफ़ा जब आए थे तो उनके साथ फारूकी साहब लोग कहते थे हाथ हो गया, इस दफ़ा उनको चूना लग गया और वो अच्छा, खुद इलेक्शन पे मजबूर हो गए। अब मेरा देख सवाल लीजिएगा आपसे इनके लोग बनता है, इलेक्शन माशाल्लाह लड़ेंगे। आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं और आप तीसरी दफा पार्लिमानी अफेयर्स की ये जो वफाक का टाइटल है ये आपके पास है और आप प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली उनको एडवाइस कर रहे होते हैं, तो ये पूछना बनता है ये पीडीएम में दरार और टूट फूट का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? मैं पूरी चीजें डिटेल में देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग जो दावे करते थे कि लाहौर की सड़कों पर घसीटेंगे, उन्होंने अब अल्ले मूंजा माणोवाड़ा के अब गानों के ऊपर रक्स करवा दिया। और वो लोग जो दावे किया करते थे कि हमने तो जरदारी साहब को कहीं का नहीं छोड़ना, उनसे गढ़ी की खुदाबख्श में बीबी साहिबा के मज़ार के ऊपर हाजिरी दिलवा दी, उनसे जिए भुट्टो के नारे लगवा दिए और मौलाना साहब जैसे बंदे को अपनी लाइन में खड़ा कर दिया। तो इस सारी सिचुएशन का पीडीएम में फूट का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? बाय द वे गवर्नमेंट तो है ही है, खुद पीडीएम के अंदर कौन बेनिफिशियरी है सर? पीडीएम के अंदर मेरा ये ख्याल है कि इससे दोनों को नुकसान हुआ है। ये व्यू एक नई बात हो सकती है जी, इसलिए कि किसी ने पीपीपी के आदमी ने ये पसंद नहीं किया कि वो ख़ानदान जिसने बीबी को जीने नहीं दिया उनके लिए गैर इखलाकी पब्लिश करके खुद अपने प्रेस में, और वो बंदा भाग के अमेरिका में बैठा पाकिस्तान के खिलाफ जहर बोलता रहता है जो उस टीम का सरबराह था, तो वो उनको जहाज़ों से पोस्टरों को उन्होंने और पैम्फलेट्स को उन्होंने और बुकलेट्स को उन्होंने फेंका। उन्होंने आसिफ को उन्होंने जेल में रखा, इमरान खान ने तो कभी नहीं पकड़ा। इनके खिलाफ जितने मुकदमे बने हुए सारे उनके दौर के चल रहे हैं जो पेंडिंग थे। मुशर्रफ ने भी कोई नया मुकदमा इनके खिलाफ नहीं बनाया, वो मर्सिडीज केस के समेत सारे मुकदमे उन्हीं के दौर के बने हुए थे। तो सो इट डिडंट गो वेल फॉर पीपल्स पार्टी, इसलिए कि लोग नाराज़ हुए इनसे। आपने देखा कि इनकी जब तकरीरें हो रही थी तो पीछे सारे का सारा पिंडाल आपने दिखाया, बल्कि वो खाली पड़ा हुआ था। इसी तरह से जिस तरह जब लाहौर में भी नवाज शरीफ की तकरीर हो रही थी तो वो खाली था सारे का सारा। फिर आपने देखा कि जो पीपी के जलसे हैं उसमें नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करवाएगी, इसलिए कि वो जलसा ही उठ के खड़ा हो जाता। अगर ये तो छोटे मोटे थे ना आगे दरबारी वगैरह जिनके वहाँ पे हाजिरियाँ हुई हैं, बाकी तो वो यानी वो खुद आते अगर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जिस दिन वो आए थे बीबी की दुआ करने के लिए मैं वहीं बैठा था और जिस कमरे में हम थे 4-5 लोग, वहाँ इनके साथ मीटिंग हुई और इन्होंने दरख्वास्त की थी कि आप हमें कहिए हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उस वक्त की जितनी पार्टियां थी उनके साथ इन्होंने धोखा किया, इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट पहले दिन से है। ये मिन्नतें जो मैंने कही ना पहले खट्टी कड़ी खाने के बाद इन्होंने लड़काने में की, वो मिन्नतें ये छत पे चढ़ के भी करते रहे, मज़ार पे जाके भी करते रहे, घर में भी करते रहे। सारी मिन्नतें करने के बावजूद भी उन्होंने इनको लड़काने की छत पे चढ़ा के पीपल्स पार्टी ने सीढ़ी नीचे से खींची, उन्होंने बदला लिया। आपको याद नहीं है जो एक जरदारी साहब की तकरीर थी कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा वगैरह वगैरह वाली, तो अगले दिन जिस दिन वो तकरीर चली अगले दिन नवाज ने कहा हम आपको नहीं मिलते, खाना खाने जा रहे थे। उन्होंने फ़ोन किया, कहने वाले कहते हैं उन्होंने आगे से फ़ोन नहीं उठाया। तो ये उनका एक पहलू है। दूसरा ये है कि जो पीपीपी एक ज़माना होता था पीपीपी पे जी, बीबी के ज़माने में कि ऑल अदर्स, और भुट्टो साहब के ज़माने में ऑल अदर्स अगेंस्ट पीपीपी, जिस तरह आजकल है ना ऑल अदर्स अगेंस्ट इमरान खान या पीटीआई, इसी तरह ज़माना होता था। तो वो जो ऑल अदर्स थे उन सब को मर्ज करके एक मुस्लिम लीग नून उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने बनाई थी। और इन्होंने तो कोई नहीं बनाई, वो तो बनाई थी जिन्होंने बनाने वाले थे उस वक्त के लोग। और आप जनरल अमीद गुल साहब मरहूम अल्लाह उनको बख्शे, उनका आप किसी वक्त वो कन्फेशनल एक स्टेटमेंट है उनका, ज़बरदस्त आदमी थे वो भी, उन्होंने कहा मैंने बनाई थी IGI। तो ये उस ज़माने से लेके आज तक ये थीसिस और एंटायर थीसिस चल रहा था। उनको ज़रूरत ने, मजबूरी ने, चोरी चकारी ने इकट्ठा जब किया और एजेंडा आ गया कि NRO और नैब के दरवाजे पे ताला, ये दो पे वो नीचे आते आते उनके मुतालबात जब पहुंच गए, फिर इनको एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ा। लेकिन कारकुनों ने तो हाथ नहीं पकड़ा किसी जगह भी, इसलिए दोनों को नुकसान हुआ है पॉलिटिकली। और आप देखिएगा, बल्कि एक सीनियर सहाफ़ी ने मुझे बताया, जो सिंधी सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा इंटीरियर में पीपीपी को भी नुकसान पहुंचा इनके आने से। लोग इनको वहां नहीं देखना चाहते थे उन मज़ारों के अच्छा, ऊपर। अब ज़िमनी इंतखाब की तो बात है सर, के ज़िमनी इंतखाब में दोनों पार्टियों ने ऐलान कर दिया है
कि हम हिस्सा लेंगे, तो ये वही बात होगी कि खेलना भी है और खेलने भी नहीं देना है खान साहब को। तो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेती हुई नजर आती है पीपल्स पार्टी और PMLN। आपकी तो बड़ी गहरी नजर होगी, बल्कि खबर भी होगी आपके पास, सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेंगे दोनों? जी हाँ, हम जिसको कहते हैं ना लॉबियों में मिलते भी रहते हैं। वो जो ऐवान इक़्तिदार का सबसे बड़ा मज़र है, और 2 दिन पिछले जो गुजरे हैं उनमें सेनेट चल रहा था, इसलिए सबसे हेलो भी हुई है। और मेरा ये ख्याल है कि मौलवी साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे। वो 2 तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हर कीमत पे लड़ेंगे, लेकिन मौलवी साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे। और मौलवी साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, इस वक्त मांग रहे हैं फेस सेविंग के कोई तरीका निकालो और मेरी फेस सेविंग के लिए जिस शख्स को बुलाया था शहबाज शरीफ ने कि वो रेलेवेंट हों और पता लगे कि भतीजी का पूरी उनकी पार्टी पर अभी कब्जा नहीं हुआ और वो भी रेलेवेंट है। अब उन्होंने कहा ये क्यों आए थे कि जी मैं बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए से मुज़ाकरात, और फिर उसकी मजबूरी में मरियम को भी ये कहना पड़ा नवाज शरीफ का सारे हुक्मनामे छोड़ के कि अब कोई राब्ता नहीं करेगा, जो मुलाकात होगी अवाम के सामने होगी, जो मुलाकात होगी PTM के सामने होगी, जो मुलाकात होगी पार्लियामेंट में होगी। तो कल उन्होंने खुद फिर ढेर हो गई, वो शेर ढेर होने के बाद मरियम भी ढेर हो गई जब उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे तो राब्ते होते रहते हैं। अब अगर ये कोई शख्स ये कहना शुरू करे कि उसके साथ आजकल भी लेडी डियाना का राब्ता है, तो मना तो नहीं किया जा सकता। नहीं, और कोई अगर लेडी डियाना का राब्ता तो पता नहीं सर होगा, चाय पे आए हुए थे, होगा या नहीं होगा लेडी डियाना का, लेकिन ये बीच में मोहम्मद अली दुरानी साहब आ गए हैं सर, और उनके हवाले से बड़ी चहमगोइयां हैं कि दुरानी साहब जो है, बल्कि एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनका, उन्होंने हमारे ही शो पर कहा और बबांगे दौल कहा कि अब मुक़्तदर कुव्वतों ने मोहम्मद अली दुरानी साहब को शहबाज शरीफ से मिलाया, वरना शहबाज शरीफ साहब से तो एक आम आदमी नहीं मिल सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हो सकता है गवर्नमेंट की भी कॉन्सेंट शामिल हो। तो आप इस बात की तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे, गवर्नमेंट की कॉन्सेंट से ही जाके मिले हैं वो शहबाज शरीफ साहब से, मोहम्मद अली दुरानी साहब? देखिए, शहबाज शरीफ साहब से जो भी मिलना चाहे वो मिल सकता है। आपको याद है पिछली दफ़ा भी जब पकड़े थे यही हुकूमत थी, तो उनकी बाकायदा ये सारे उनकी बैठे हुए हैं जेलर के दफ्तर में और फोटो आ गई थी। मिलने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वो कोई दहशत गर्दी के मुकदमे में तो नहीं अंदर, या जो सजाए मौत का कैदी होता है सिर्फ उसको लवाकिन मिल सकते हैं, बाकियों में तो कोई पाबंदी नहीं है जेल मैनुअल के मुताबिक, और लोग मिलते हैं। उनके पास खाना कहाँ से जाता है? तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल ही खिलाफ वाक़या और गलत बात है। और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ चाहते यही थे किसी तरीके से उनकी भी साथ साथ हाज़िरी लगती ताकि वो, लेकिन उस हाज़िरी में वो इतना आगे निकल गए, फिर मौलाना ने भी फरमाइशी मुलाकात एक कर ली उनसे, और वो इतने आगे निकल गए कि उनकी भतीजी को भी वही फिर रवैया इख्तियार करना पड़ा। आप ये कभी उनसे पूछें कि 2 महीने पहले तो आप कहते थे कि अब हम इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं करेगा, और पहले आप कहते थे कि उनके जो गवर्नर हैं साबिक सिंध वाले, उन्होंने तो कोई रब्ता नहीं किया, और फिर आपने कहा जी हाँ वो रब्ता करते थे। उस वक्त माना जब ISPR के DG बोले और उन्होंने कहा जी फलां तारीख को वो आए थे। तो इसलिए इनके वो सारे दावे, इनकी जो रौनक है ना फारूकी साहब, वो शुरू होती है शाम को 6 से 7 वाले शो में, और इनका इनकलाब 11 से 12 वाले शो में खत्म हो जाता है। आपकी इसी बात पे मैं रोकूंगा सर। बाबर अवान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं, अब हमारे साथ आज इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उनसे ये पूछना बनता है कि ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी की जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है? वॉज दैट एक्सीडेंटल या फिर बाय डिज़ाइन था? इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। साथ वेलकम बैक। डॉक्टर बाबर अवान साहब आज इस एक्सक्लूसिव नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हुए कुछ दिन पहले, उसी दिन मौलाना शिरानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। और उसी दिन तीसरा बड़ा वाकया, बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि सेनेट इंतखाबात में हम हिस्सा ले रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में भी हम भरपूर हिस्सा लेंगे। गो उन्होंने इसको एक राय का नाम दिया कि हमारी राय है और उसके बाद PDM फैसला लेगी। तो 3 बड़े इवेंट एक ही दिन में हो जाते हैं। तो इत्तफाकिया है या ये बाय डिज़ाइन है? क्योंकि कुछ लोगों की राय है और सहाफ़ियों की राय है
कि तीन चीजें एक साथ एक ही दिन में तो नहीं हो सकती, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। डॉक्टर साहब देखिए, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले ही इनकी सियासत बरमूदा ट्रायंगल में फंसी हुई थी और वो तीनों वाकयात उस बरमूदा पॉलिटिकल ट्रायंगल की वजह से हुए हैं। पहली बात यह है कि मौलाना साहब ने जो सियासत शुरू की, वो जो इनके अकाबरीन थे और बहुत मुतअल्लिक़ लोग हैं, वो सारे इनसे इस बात पे खफा थे कि एक तरफ आपके तकरीरें हैं बाकायदा, एक तरफ आपके खड़े होते हैं बिलावल, दूसरी तरफ मरियम, तो ये क्या सियासत आप कर रहे हैं जो आप इतने अरसे से कह रहे थे कि हम शरीयत नाफिज करेंगे। तो ये वाली शरीयत है जिसमें एक का एजेंडा सोशलिज्म और दूसरे का एजेंडा कैपिटलिज्म, और आप दरमियान में खड़े होते, कोई बात ही नहीं करते इस्लाम की, मज़हब की, अपने एजेंडे की आपने कोई मुतालबा ही नहीं किया बिल्कुल भी। तो एक पहलू ये इसका हो गया। इसका दूसरा पहलू जो गिरफ्तारियाँ हैं वो हुकूमत के टाइमिंग्स नहीं हो सकते, इसलिए कि ये एहतसाब के लिए चेयरमैन का और पीजीए का और इदारे का इंतखाब नवाज शरीफ साहब ने किया, इनको लगाया नवाज शरीफ और जो शाह साहब हैं सखर वाले खुर्शीद शाह, उनके मशवरे से गया, इसलिए हमने तो नहीं लगाए। और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन अगर किस स्टेज पे थी, ये भी हमें गवर्नमेंट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन पर, जितने भी मुकदमात बने आप निकाल के देखेंगे ये कभी ना कभी पहले शुरू हुए थे। अच्छा, इसका दूसरा पहलू। इसका तीसरा पहलू ये है कि जो बिलावल साहब ने कहा, वो हम तो आपको अगर याद हो तो मैंने तो बहुत दिन पहले और हम सारे यही कह रहे थे ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अहलियत होती है कि वो जान सके हक़ाइक़ को, इसलिए पता था ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये सारा ब्लफ था और मैंने आपके शो में कहा था कि हमने इनका ब्लफ कॉल किया है। तो वो ब्लफ कॉल होने के बाद अब उनके पास टाइम ख़त्म हो गया। अभी अगर इस वक्त वो ना कहते तो लोग उनके इधर उधर भागना शुरू देते और दूसरी पार्टियों से वो रुजू करना शुरू कर देते। इसलिए सबको ये कहना पड़ा कि जी हम मेन स्ट्रीम में रहेंगे, और इसका मतलब है ना पार्लियामेंट चलती रहेगी। पार्लियामेंट चलेगी अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अक्सरियती पार्टी की हुकूमत होगी ना, तो और क्या होगा। तो ये सारा जो इन्होंने एक पैदा किया था माहौल, इसके सिर्फ एनआरओ नैब के दरवाजे पे ताला एक तरफ था, और दूसरी तरफ था कि आपने देखा कि जो डिसइंफो लैब ईयू की रिपोर्ट आई है उसमें नाम ले लेके बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर से कौन से लोग हैं जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और कौन सी एनजीओज को डिस्टेबलाइज करने के लिए श्रीवास्तव ग्रुप के पैसे इस्तेमाल होते हैं, और नरेंद्र मोदी की एक मधु मोदी इंडिया में कहलाती है, और मधु शर्मा यहाँ ये कहलाती है मधु शर्मा, और वहाँ पे माडी शर्मा इंग्लैंड में कहलाती है खातून। उसके ज़रिए से ये सारा हुआ, और उसको इंडियन गवर्नमेंट ने, जो यूरोपियन यूनियन का एक इदारा है, उसका रुकन भी बनवाया। उसने एक इंटरव्यू में कहा हुआ है कि उसकी ना कोई तरबियत हुई है किसी जगह, ना उसकी कोई तालीम है, और ना ही वो कोई हुनर जानती है। तो ये सारा अगर आप मिला के देखेंगे, इनको कुदरत की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा था, और हमारे जो सिर्फ एक इदारा एग्जीक्यूटिव नहीं था, इनके निशाने पे जुडिशरी भी है, और इनके निशाने पे फौज भी, और कुदरत की तरफ से इनको मार पड़ी है। अच्छा सर, मियां नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की मियाद मुद्दत जो है वो ख़त्म होने जा रही है, तो क्या उनकी वापसी की राहें आपको खुलती हुई नज़र आ रही हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, बंद गली में जा चुके हैं और उनकी वापसी मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर कोई पूछे तो वो सबसे बड़ी बंद गली में अब गए, और वो जाएंगे। तारीख में आपको बता देता हूँ, 16 फरवरी को उनका पासपोर्ट एक्सपायर कर जाएगा। ठीक। और जो ही पासपोर्ट किसी का एक्सपायर करता है तो उसके लिए दो रास्ते हैं, या वो वतन में आता है, और या उसको एक्सटर्न किया जाता है, वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी जब पोर्ट ऑफ एम्बार्कमेंट जो हुई है उसकी, यहाँ पे वो उतरा हुआ है, वहाँ से उसको डिसएम्बार्क किया जाएगा और पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए हो ही नहीं सकता कि ये कार्रवाई यूके में ना हो। इस यूके वाले ये नहीं कह सकते ना कि इन्होंने एक सजा काटनी थी, बीमारी का बहाना लगा के आ गए थे, और चूंकि इनके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम इनको नेशनल देने लगे, इतने बड़े ये मुजाहिद हैं। तो लॉ यही कहेगा कि एज इलीगल इमिग्रेंट उसको वापस आना चाहिए। दूसरा उनके पास ऑप्शन ये है कि कोई अरब मुल्क उनको कबूल करे। उनकी पार्टी के किसी सीनियर लीडर ने कहा कि वो उम्रे पे चले जाएंगे। उम्रे पे जाने पे, जो उम्र की बात कर रहे थे,
तो उम्र गुजरते भी देर नहीं लगती, इसलिए वो 60+ हैं। जो सऊदी अरब ने अब शाही डिग्री जो जारी हुई है उसके मुताबिक 60 साल और उससे बड़ी उम्र के लोगों को उम्रे पे जाने की इजाज़त नहीं है। तो वो क्या कहेंगे कि हम नवाज शरीफ के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन सर हरम शरीफ में नहीं जाने देते। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि वो डिपोर्ट हो सकते हैं, पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, दूसरा किसी और मुल्क चले जाएं उम्रे के लिए। तो जब सऊदी अरब एक बड़ा करीबी दोस्त रहा है मियां नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान का, और अगर वो वापस उनको लेना चाहे तो तमाम जो रूल्स होते हैं या लीगल बाइंडिंग्स होती हैं वो नल एंड वाइड हो जाती हैं इस तरह की सूरत हाल में। तो आपको नहीं लगता कि अगर सऊदी अरब इसमें इंटरवीन करता है तो मियां साहब का अगला पड़ाव जद्दा हो सकता है? डॉक्टर साहब देखिए, मेरी तो इतला ये है कि सुरूर पैलेस में कोई और रिहाइश पजीर है, नंबर 1 जो जद्दा के बहरा अमर के ऊपर जिसमें इन्होंने अय्याशी की थी 10 साल के मुआहदे के बाद, और दूसरा ये था कि इन्होंने सऊदियों के ख़िलाफ़ भी क्या किया था कि उनको यहाँ पे आके उनकी जो मुखाबरात हैं, यानी उनकी जो सबसे बड़ी प्राइम स्पाई मास्टर एजेंसी है उसके सरबराह थे प्रिंस मिक्रन, उनको पाकिस्तान आना पड़ा और उस वक्त वो लाइन ऑफ थ्रोन में भी थे, और पाकिस्तान आके उन्होंने रफ़ीक हरीरी के बेटे के साथ खड़े होके, जो किंग अब्दुल्ला के दामाद भी हैं, तो उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये हमारे पास पेपर जो हम दिखा रहे हैं कौम को। उससे पहले तो ये मानते ही नहीं थे। इसलिए हालात आज से 20 साल पहले वाली फैसिलिटीज़ नहीं देते। उसकी मैं एक लीगल वजह, जो बैनुल अक़वामी तौर पर लीगल वजह है, वो मैं आसान लफ्ज़ों में आपके सुनने वालों के लिए कह देता हूँ। वो ये है, 2 तरह से है। एक तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक जो स्टोलन एसेट्स हैं उनके ऊपर बाकायदा एक यूनिट बनाया हुआ है। उस वॉच में नवाज शरीफ साहब की सारी कार्रवाइयाँ और नाम भी आ गया था उस वक्त जब पैनामा केस चल रहा था। वो आप अगर कोई सर्च करना चाहे तो वो निकल आएगा आज भी। एक दूसरा ये है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक बैनुल अक़वामी क्राइम उस वक्त नहीं था इस तरह का, और पाकिस्तान में भी नहीं था जिस तरह से अब लेजिस्लेशन हो गई है और मनी लॉन्ड्रिंग एक क्राइम है। तो कौन रिस्क लेगा? हालात नए हैं, लोग नए हैं। वो वाले बुजुर्ग काफ़ी सारे चले गए हैं जो उस वक्त इनको रियायतें देते थे, और उस वक्त इनका कारोबार था, वो कारोबार बंद हो गया। उसके बाद ये इनका बेटा भी वहाँ गिरफ्तार हुआ। तो मेरे ख्याल में हालात वो नहीं है कि वो किसी क्रिमिनल को ग्लैमराइज करने के लिए एक रियासत पूरी की पूरी उसको पसे पुश डाल दें। उस वक्त तो रियासत ने भेजा था। तीसरा फर्क ये, जो रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव था जनरल मुशर्रफ, उन्होंने इसको भेजा था और भेजने में उनको बतौर सहूलतकार इस्तेमाल किया गया था। आपकी रियासत के सरबराह इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे अगर खुद बात करनी पड़ी जो बोरिस जॉनसन हैं जी, तो मैं उनसे खुद बात करूंगा, और वो चल रही है, हमारी रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट नहीं हुई। इसलिए ये सारे हालात आप मिला के देखें तो नवाज शरीफ साहब के लिए एक ही रास्ता खुला है, वो ये है कि पाकिस्तान की अदालत के सामने बाइज्जत तरीके से या गिरफ्तार होके जिस तरह से आना चाहें वो आ जाएं, और फिर उनको जो बाकी सजा है जब तक उनकी अपील का फैसला नहीं होता उनको काटनी पड़ेगी। सर, आपने स्टोलन एसेट रिकवरी यूनिट की बात की, और STAR के नाम से ये लॉ है, मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था वर्ल्ड बैंक के दरमियान यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे के तहत, और कहा यह गया कि इसके ऊपर अमल दरामद कराया जाएगा और वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से जो जो लोग उधर हैं उनको दूसरे ममालिक के हैंड ओवर कराया जाएगा जिन्होंने मुल्क की दौलत को लूटा है। लेकिन अमल दरामद इसके ऊपर भी कहीं बड़ी हद तक होते हुए दिखाई नहीं दिया STR के तहत। तो अगर नहीं होता तो फिर तो बाकी तो कुछ ना रहा ना सर, फिर नवाज शरीफ साहब का नाम हो भी तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर साहब देखिए, 2 बातें आपने की, दोनों बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक तो जो स्टोलन एसेट्स के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक आउटफिट है, और दूसरा जो आपने कहा कि मुल्कों में जो गरीब मुल्कों के और तरक्की पजीर और पसमानदा मुल्कों के पैसे चोरी करके भागने वाले भगोड़े हैं, अय्याशियाँ करते हैं, लोगों की खून पसीने की कमाई पे वहाँ जाके उनको वापस नहीं भेजा जाता। ये जो गिला आप कर रहे हैं, ऐसा ही गिला आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर किया है, और दुनिया की वो ताकतें जिनके ये असिस्टेंट सेक्रेटरी का एक दफ़ा फ़ोन आया था तो यहाँ जो लोग थे उन्हें लेट गए सारे मुफादात पाकिस्तान के भूल के। तो ये वो आदमी इस वक्त बरसर इक़्तिदार जिसने सारी दुनिया को मुखातिब करके कहा, सारी दुनिया की लीडरशिप को आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुखातिब करके कहा कि आप क्यों कानून के पर्दे के पीछे उन लोगों को छुपाते
हमारे चोर हैं, जो हमारे पैसों के चोर हैं, हमारी कौम के चोर हैं, जो हमारे वसाइल के चोर हैं। तो इसलिए एक ये हो गया। दूसरा ये है कि काफ़ी सारी प्लेट जो इस वक्त मिडल ईस्ट के मुल्क हैं उनकी भरी हुई है इश्यूज़ के साथ। तो आई डोंट सो कि कोई स्केप रूट इनके लिए बनता हुआ नज़र आएगा। एब्सोल्युटली राइट। बाबर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, डॉन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन हज़रात, यहाँ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पीडीएम की इस नाकामी से हुकूमत को कतई तौर पर क्लीन चिट नहीं मिलती है कि वो परफॉर्मेंस से मुस्तस्ना है, यानी परफॉर्मेंस के जो फैक्टर है उससे मुस्तस्ना है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से भी सवाल बनता है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस या आपकी मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस कहाँ है, किधर खड़ी है, लोग उसको कहाँ पर रेट करते हैं। इस पर बात होगी डॉक्टर साहब से एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर बाबर आवान साहब हमारे साथ इस वक्त 1-on-1 नशिस्त में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एक दो फिर से आपका शुक्रिया अदा करेंगे सर। लेकिन पीडीएम चाहे अब टूट फूट का शिकार हो, बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी हो, या उनके जो दावे हैं वो धमकियों में बदलते हुए डिफ्यूज़ होते हुए दिखाई देते हों, हुकूमत को किसी तौर भी परफॉर्मेंस के ऊपर क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो बयानात हैं उनके मुताबिक एक मरतबा जब PIA एयरलाइन का क्रैश हुई थी कराची के अंदर, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इदारे के सरबरा को, यानी PIA के सरबरा को अगर बदल दिया जाता है तो फिर परफॉर्म कैसे करेगा वो इदारा, बार बार हम बदल नहीं सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बात की थी उन्होंने। लेकिन वो डिफरेंस हम उनकी बाकी चीज़ों में देखते हैं। हर 3-4 महीने बाद मिनिस्टर्स बदल जाते हैं। CCPO लाहौर को बदल दिया, जिनके ऊपर उनका तकिया था कि CCPO लाहौर बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे रिफॉर्म्स के हिसाब से। तो जब आप लोग अपने किए हुए दावों और वादों और फैसलों के ऊपर टिक नहीं सकते हैं सर, तो ये क्रिकेट की पिच तो नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, 3 आपने सवाल किए। पहला ये है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सूरत हाल है मुल्क की, उसके बारे में। तो दिस गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू पुट बिफोर यू, आपके ज़रिए से मैं कौम के सामने भी रखूं जी कि 19 महीने की ये जो कल आई है इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, सबसे महंगाई कमी की तरफ जाने वाला जो टाइम है वो अब आया है। एक दूसरा ये है कि पाकिस्तान के 60s के बाद, तकरीबन निस्फ सदी के बाद, प्राइम मिनिस्टर ने 4 ऐसी रियायतें दी हैं इंडस्ट्री को जो किसी में जुर्रत ही नहीं थी कि पाकिस्तान में दे सकते, वो भी इसी हफ्ते हुआ है। तीसरा जो हुआ बहुत बड़ा काम कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और चौथा ये है कि जो पाकिस्तान की बरामदात हैं उनमें भी रिकॉर्ड इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मैं इस बात पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने इमरान खान जैसा एक ऐसा आदमी पाकिस्तान को दिया जिसका ना अपना कोई कारोबार है, ना कोई बिजनेस एम्पायर वो बना रहा है। उसी के नतीजे में पाकिस्तान में इंडस्ट्री का पहिया चल निकला। उससे अगला एक कदम है, वो ये है कि इस पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसके मुताबिक जो बड़े बड़े, जितने भी बड़ा कोई ठेका होता था तो उसमें से लोगों ने बड़े बड़े निकाले और भाग जाते थे। ये जो बाहर जितने बैठे हुए हैं भाग गए हुए हैं, और जो भाग दौड़ कर रहे हैं उनके बच्चे, वो उसकी वजह भी यही थी। तो इसलिए एक विजिबल चेंज है। यहाँ तक इस बात का है कि क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। क्लीन चिट या ब्लैक चिट वो मिलेगी अभी जो 2.5 साल रहते हैं उनके बाद, जब हम लोगों के पास जाएंगे वो फैसला करेंगे कि हुकूमत ने परफॉर्म किया या नहीं किया। एक ऐसा ही प्रोपेगेंडा किया जाता था कि देखिए जी इनको तो पता ही नहीं था और ये KP में आ गए। KP के बारे में दूसरी बात फारूकी साहब ये कही जाती थी उसने कि 2 दफ़ा किसी पार्टी को भी इक़्तिदार नहीं दिया और वोट नहीं दिया। और उसके बारे में तीसरी बात ये कही जाती थी कि ये तो गैर मारूफ से चेहरे हैं, इनको तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब, दूसरी तरफ जो बाचा खान साहब थे उनकी पीछे जो पार्टी और आल औलाद, तीसरी तरफ वहाँ पे और नेशनलिस्ट, चौथी तरफ वहाँ पे इस्लामिस्ट। तो एक पूरे का पूरा जितना भी हंगामा था उसमें से थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ पिछली दफ़ा गवर्नमेंट 3 वोटों के ऊपर की रही और इस दफ़ा वहाँ पे तकरीबन 1 वे रिज़ल्ट रहा। तो इसलिए दूसरा इसका पहलू जो आपने कहा कि क्यों इदारों के अंदर तब्दीली लाई जाती है, ये पता नहीं चलता पाकिस्तान में अभी तक लोगों को। अब पहली दफ़ा शुरू हुआ है कि मिसाल के तौर पे जो चीनी 140 था किसार के दौर में गई,
जब उसके दौर में मुर्गी की कीमत महंगी हुई तो उसने कहा दाल खाएं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। इस तरह से नहीं किया गया, हर जगह तफ्तीश की गई और तहकीक की गई और माफियाज का पीछा किया गया। ये माफियाज के कब्जे में पूरी इकॉनमी आई हुई थी। उन्होंने एक ऑल्टरनेट मुल्क के मुकाबले में इकॉनमी अपनी सेट की हुई थी, जिनमें से यहाँ नहीं, आप एक शब्बर जैदी, हमारे वकील दोस्त हैं, टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, वो FBR के चेयरमैन भी रहे, उन्होंने दिया है ज़रार खोड़ो साहब को एक इंटरव्यू, उसको ज़रूर देखिएगा। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने किस किस ताजर को क्या सुना, और उन्होंने एक आध नाम भी लिया, और उन्होंने कहा कि इतने पैसे बाहर पड़े हुए हैं लोगों के कि जिसका हिसाब ही नहीं है। पाकिस्तान का जो सारे का सारा मलबा था पाकिस्तान पे गिरता रहा, उसको आपको पता है कि कितने पैसे वापस किए अभी जो कर्ज के, अभी तक हम सूद के पैसे और कर्ज के पैसे वापस करने में हमारा आधा बजट जो है वो लगता है। तो ये वो सारा गंद है जिसको साफ करने के लिए लेकिन सर मैंने सीसीपीओ की बात, बड़ी खबर सीसीपीओ की बात की कि कंस्ट्रक्शन जी, अच्छा सीसीपीओ मेरे ख्याल में उन पे अदम एतमाद था जो इनका पंजाब की गवर्नमेंट, 2 साल में छठा आईजी आ गया, अदम एतमाद की जो फजा है ये फजा अब खत्म होनी चाहिए ना। मतलब 2 साल 2.5 साल बाद किसी एक के ऊपर तो एतमाद कर लेना चाहिए पंजाब को देखकर। आप बड़ी खबर दे रहे थे, पहले वो बड़ी खबर बता दें, उसके बाद इस पे भले आ जाइएगा। नहीं अच्छा, नहीं मैं पहले ये बता देता हूँ फिर उधर चले जाता हूँ जी। देखिए फारूकी साहब, बात ये है कि वैसे भी हर गवर्नमेंट ने ये तरीका रखा कि अपने लोग और उनको फिर बिठाई, लोगों को मौका मिलना चाहिए। अगर इतना फ्रीक्वेंसी के साथ ना भी हो तो तब्दीलियां होनी चाहिए। मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो जो सूबाई पुलिस है 4 सूबों की, जिस तरह 1 यूनिट के ज़माने में कानून होता था, उनको सारे दूसरे सूबों में जाके भी सर्व करना चाहिए। अब SHO जिस ज़िले में पैदा हुआ वहाँ SHO लग गया, वहीं पे वो DSP बना, वहीं पे वो रैंकर लगा के अपना एक फीती और तो वो बन गया, उसी ज़िले में वो SP बन गया, और उसी ज़िले में वो रिटायर होकर फिर सियासी जमात में चला गया। इस दौरान उसने भाई यूनियन काउंसिल में शामिल करा दिया, बेनोई को MPA बनवा दिया, और साला जो था उसको MNA बनवा दिया। तो ये तो आई थिंक कि एक अच्छी बात है कि जो परफॉर्म ना करे। अब बड़ी खबर 2 तरह से, एक तो ये है कि जो रिफॉर्म्स की गई हैं अभी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी और हर जगह से चूंकि बैठे हुए हैं स्टेटस को, इसलिए वो रिजेंट करते हैं। 2 बड़ी खबरें इमरान ने दी हैं। एक तो ये है कि अब परफॉर्मेंस के बुनियाद के ऊपर किसी को तरक्की मिलेगी, वरना जितने दिन नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं तो सारी ब्यूरोक्रेसी कहती है कि ये लाहौरी फ़िरके का ब्यूरोक्रेट है, यानी उन्होंने बाकायदा फ़िरका बनाया हुआ था कि लाहौर का होगा तो उसको तरक्की मिलेगी। अब आप आएंगे, अगर जाएं गवर्नमेंट के ऐवानों में तो 4 सूबों के आपको लोग मिलेंगे और ट्रांसपेरेंसी भी आपको मिलेगी। दूसरा ये है, जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि उन लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा जो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। ये रूल्स में अमेंडमेंट्स हुई है बाकायदा, जो सर्विस रूल्स, एस्टा कोड था एक जिसके ऊपर सारी ब्यूरोक्रेसी चलती है, उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स हुई हैं। मैंने जो ये सारी एक्सरसाइज करने वाले 2 लोग हैं उनसे मैंने बात की, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। राइट। और दूसरा जो पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ी खबर मैं कह रहा था कि पिछले 40 साल से जो कार इंडस्ट्री है, उन्होंने वो बेशक 3 डब्बा बना के हमें जितनी मर्जी पैसे ले लें, वो चाइना से भी ज़्यादा ले लें और वो इंडिया से भी ज़्यादा ले लें, वो मलेशिया से भी ज़्यादा ले लें, वो इंग्लैंड से भी ज़्यादा ले लें। अब कल प्राइम मिनिस्टर ने आपके लोगों के लिए कारों को इंट्रोड्यूस किया है। अब पाकिस्तान में कार कम्पिटिटिव्स बनेंगी और कम्पिटिटिव बुनियाद पे बनने वाली जो कारें हैं वो सस्ती भी होंगी, और वो कारें जो इस वक्त हमें मिल रही हैं उनसे बहुत बेहतर भी होंगी। आप अगर और चाहेंगे तफसीलात तो मैं अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्री को कह के आपको भिजवा दूंगा। एब्सोल्युटली राइट। सर एक आखिरी सवाल, PTI के इत्तेहादी जिसमें MQM शामिल है और काफ लीग शामिल है, काफ लीग कह रही है कि आपको यानी हुकूमत को अपोजिशन के तजावीज़ और उनकी जो मुतालबात हैं उसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, वरना नुकसान गवर्नमेंट का होगा। ये काफ लीग चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं, और MQM सेंसस के ऊपर, उस मामले के ऊपर शदीद नाराज़ है आपसे। आपके इत्तेहादी आपके काबू में हैं दोनों, या आने वाले दिनों में वो भी बिदक जाएंगे? सर नहीं, कोई मसला नहीं है। इत्तेहादियों का इक़्तिदार के हवाले से और गवर्नमेंट की कोएलिशन के हवाले से जो पहले चौधरी शुजात साहब ने कहा, हमारे बुजुर्ग हैं, वो जब कह रहे थे कि गुफ्तगू करनी चाहिए, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है।
हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट उसका फोरम है, प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया है, और NRO तो नहीं देंगे हम, और नैब के दरवाजे पे ताला नहीं लगाएंगे, बाकी हर गुफ्तगू हो सकती है। जो MQM है उसके साथ मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट इंगेज्ड है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, और जो पिछली हमारी गुजरी हमारी कैबिनेट की मीटिंग, उसमें दोनों जो मिनिस्टर्स हैं MQM की साइड से, वो दोनों वहाँ पे मौजूद थे, और लेकिन उनका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके हवाले से जो ताफ़ात हैं उनको ड्रेस करने के लिए ज़ाहिर है इमरान खान साहब से अच्छा उनको और कौन मिलेगा जो तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करने के लिए कोई सियासी ग्राउंड रखने की बजाय फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट जनाब। डॉक्टर बाबर आवान साहब, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीरिस्तान ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, दो बड़ी ख़बरें हमें दे गए हैं। एक तो ये कि रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और रिफॉर्म्स में तरक्की किसी भी ऑफिसर की ब्यूरोक्रेसी में परफॉर्मेंस के ऊपर होगी, यानी परफॉर्मेंस ही एक फंडामेंटल टूल होगा जिसको देखते हुए तरक्की होगी। इससे पहले पॉलिटिकल पोस्टिंग्स हुआ करती थी, और दूसरा अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको जॉब से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये दो बड़ी स्टोरीज आज के इस नेशनल डिबेट में डॉक्टर बाबर आवान साहब हमें दे गए। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।